नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है कल्प क्लासेज में। मैं मनीष किचड़, वरिष्ठ अध्यापक, आप सब साथियों का स्वागत करता हूं कल्प क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि पिछले कुछ क्लासों से हम आपके जो ग्रेड थर्ड है उसके जो मैथमेटिक्स के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज क्वेश्चन उनके बारे में हम बात कर रहे थे। हम टॉपिक वाइज एक एक जो ग्रेड थर्ड के जो मैथमेटिक्स के एक एक टॉपिक को हम ले रहे थे, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। कैसे कैसे पूर्व की वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार से कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसी के साथ हमें कौन से टॉपिक को कितना वेटेज देना है। ठीक है साथियों, तो इस क्लास में हम अपनी जो उद्देश्य है, अपने जो मैराथन है, अपनी जो दौड़ है, उसको हम एक कदम और आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो इस क्लास में हम बात करेंगे जो आपके छोटे छोटे टॉपिक है, प्रतिशत, आपके जो साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, इसके अलावा आपके जो अनुपात और समानुपात के साथ ही आपके जो वर्दी और ह्रास दर के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है साथियों, एग्जाम में यहाँ से लगभग आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। यहाँ आपके छोटे छोटे जो टॉपिक है उनमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको बड़े इजीली आपको पूछ लेगा। क्वेश्चनों का लेवल है वो आपका बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। ये जो पेपर है वो केवल मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता, ये आपके साइंस और मैथ दोनों ही क्लास के जो दोनों ही आपके जो वेटेज है अभ्यर्थी हैं उनके वेटेज के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है साथियों, तो एग्जाम का जो उद्देश्य है, आपको जो ग्रेड थर्ड के लिए एग्जाम आयोजित की जा रही है, तो उसी के अनुसार जो ग्रेड थर्ड के जो शिक्षक है उनका जो मोस्टली उनका कार्य है वो कक्षा 8 तक जो साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाने का जो कार्य होता है। इसलिए यहाँ पर आपके जो अधिकांश जो क्वेश्चंस है वो आपके ग्रेड 8 तक, क्लास 8 तक के जो तरीके हैं, क्वेश्चन है, मेथड है, वो आपके यूज आने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो हम इसी के साथ अब आज की जो क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम इसके जो पीवाईक्यूज क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। उससे पूर्व आपके जो ये टॉपिक है उन टॉपिक के बारे में एक बार सरसरी नजर से हम बात कर लेते हैं। ठीक है साथियों, तो पहला ही पॉइंट है अपना प्रतिशत। ठीक है साथियों, जैसा कि हम देखते हैं कि किसी विद्यार्थी के 50 में से हम मान के चल रहे हैं कि किसी विद्यार्थी के 50 में से 35 मार्क्स उसने एग्जाम में अर्जित किए हैं। ठीक है साथियों, तो 50 में से 35 मार्क्स अर्जित करने के पश्चात अगर हम उसकी प्रतिशत निकालें, परसेंटेज निकालें, तो हम उसको 100 से गुणा कर देते हैं और उसके क्या हो जाता है, प्रतिशत लग जाता है। इसी प्रकार से अगर प्रतिशत 98 हो तो हम उस संख्या में से, जैसे किसी के आपके किसी टेस्ट में, किसी एग्जाम में किसी विद्यार्थी के मान लेते हैं अपन 70% मार्क्स आ रहे हैं, अगर हम यहाँ पर प्रतिशत को उठाएंगे तो हम यहाँ पर भाग देने वाले हैं 100 का। जिस प्रकार से प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 से गुणा कर रहे हैं, सेम उसी प्रकार से प्रतिशत उठाने के लिए हम 100 का भाग देने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो जैसे ही हम 100 का भाग देंगे तो ये प्रतिशत उठा जाएगा, अर्थात हमें किसी भी आपके जो आंकड़े होते हैं उनकी तुलना आप 100 के साथ करते हैं। ठीक है साथियों, तो इस क्लास को हम इस प्रकार से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है लाभ और हानि। ठीक है साथियों, तो आपका हम लाभ और हानि की बात करते हैं, तो लाभ और हानि की बात करने से पूर्व हमें एक छोटी छोटी जो कुछ चीजें हैं उनके बारे में हमें जानना होगा। पहली है आपकी क्रय मूल्य। ठीक है साथियों, क्रय क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य वो मूल्य है, जैसे अपनी मेरी कोई दुकान है, मेरी कोई शॉप है, मुझे कोई सामान बेचना है, तो कोई ऐसा सामान, अब मैं खुद तो आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सामग्री का उत्पादन मेरे स्वयं के पास हो, तो मैं बाहर से, बाजार से, कहीं से, होलसेल की शॉप से वो सामान लेके आऊंगा, तो जिस मूल्य पे मैं वो सामान लेके आऊंगा वो अपना होगा क्रय मूल्य। ठीक है साथियों, और उसके पश्चात जिस मूल्य पे मैं ग्राहक को सामान देने वाला हूं उस मूल्य को हम बोलने वाले हैं विक्रय मूल्य। क्या साथियों, विक्रय मूल्य। ठीक है, उसके अलावा एक तीसरी चीज है, उसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है साथियों, तो इन तीनों के समावेश के साथ हम लाभ और हानि निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाभ के बारे में।
तो अपना जो लाभ होगा वो होगा आपके इस क्रय मूल्य के ऊपर, जिस मूल्य के ऊपर मैं बाजार से मैं स्वयं वस्तु लेके आ रहा हूं। अर्थात जैसे मैं बाजार से कोई पेन लेके आता हूं, वो पेन मेरे पास 4 रुपए का आता है, ठीक है साथियों, और उस पेन को मैं बाजार में 5 रुपए में बेच देता हूं। क्या साथियों, मेरे पास से 4 रुपए में आया, मैंने बाजार में उस पेन को 5 रुपए में बेच दिया, अर्थात मुझे 4 रुपए के ऊपर 1 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है साथियों, इसको हम प्रतिशत निकालेंगे तो हमें 100 से गुणा करना होगा। इस प्रकार से हम यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल पा रहे हैं। ठीक है साथियों, अर्थात जो आपका लाभ है उस लाभ में हम डिवाइड कर रहे हैं क्रय मूल्य को, और इस क्रय मूल्य को अगर हम 100 से गुणा कर दे तो हमारे पास प्राप्त होने वाला है लाभ प्रतिशत। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से हम हानि प्रतिशत निकालने वाले हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हानि, और उस हानि किसके ऊपर हानि हो रही है, जिस मूल्य के ऊपर हम बाजार से सामग्री लेके आ रहे हैं उसके ऊपर हमें क्या हो रही है साथियों, हानि हो रही है। तो हानि डिवाइड बाई क्रय मूल्य, और इस क्रय मूल्य को गुणा करने वाले हैं हम 100 से। इस प्रकार से हम निकाल पा रहे हैं हानि प्रतिशत। ठीक है साथियों, ये तो हो गई आपकी लाभ और हानि की बात। ठीक है साथियों, और आपका जो लाभ और हानि है वो होगा आपका जिस मूल्य, आपका जो लाभ होगा जिस मूल्य के ऊपर हम बाजार से सामग्री लेकर आ रहे हैं। ठीक है साथियों, जिस मूल्य के ऊपर हम बाजार से सामग्री लेकर आ रहे हैं और जिस मूल्य में हम ग्राहक को वो सामग्री बेच रहे हैं, उन दोनों का अंतर होने वाला है अपना लाभ। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आपकी जो हानि होगी वो होगी आपके विक्रय मूल्य, जिस मूल्य के ऊपर हमने आपके बाजार में ग्राहकों को सामग्री बेची है उसमें से हम घटाएंगे क्रय मूल्य को। यहाँ पर ये दोनों विपरीत आएंगे, क्योंकि आपकी जो हानि है वो आपको, जैसे मैं किसी सामग्री को अगर 100 रुपए का लेके आता हूं और मैं उस सामग्री को लाने के पश्चात उसकी रेट है, उसकी बाजार में मांग है वो कम हो चुकी है, कम होने के कारण वो सामग्री वो सस्ती हो चुकी है, तो वो वस्तु मान लेते हैं अपन 80 रुपए की जा रही है, तो जो 100 रुपए की वस्तु में लेके आया वो 80 रुपए की मैं बाजार में बेच रहा हूं, इसलिए मुझे 20 रुपए की जो हानि हुई वो किस प्रकार से निकालेंगे, जिस मूल्य पर मैंने बाजार में बेचा और जिस मूल्य को मैं बाजार में मैं स्वयं लेकर आया, उन दोनों के अंतर को हम हानि बोलने वाले हैं। ठीक है साथियों, ये तो आपकी हो गई क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ और हानि प्रतिशत के बारे में हमारे पास जानकारी। इसके अलावा एक अन्य चीज हमारी अंकित मूल्य, इसके बारे में मैं ये आपको ये सीधे सीधे ये समझाना चाहूंगा। जैसे मान लो मैं बाजार में से कोई पेन लेके आया और पेन है वो मेरे स्वयं लेके आया, वो पेन है 40 रुपए का। कितने का है साथियों, 40 रुपए का पेन है। ये अपन में 40 रुपए का, अर्थात अपने मेरे जो क्रय मूल्य है अपना वो हो गया 40। ठीक है साथियों, इसी के साथ वो मूल्य उस पेन के ऊपर मैं अंकित कर दूं 70 रुपए, अर्थात अंकित मूल्य। तो यहां से आपका अंकित मूल्य हो गया 70 रुपए। ठीक है, अब मेरे पास ग्राहक आए और ग्राहक उस वस्तु के बारे में मेरे से को बोलेंगे कि ये वस्तु हमारे पास थोड़ी महंगी है, आप हमें छूट दीजिए। तो मैं बोलूं कि ठीक है कोई बात नहीं, ये 70 रुपए का पेन है, इसके ऊपर अंकित मूल्य 70 है और इसके ऊपर मैं आपको 20% डिस्काउंट देता हूं, या 30% मैंने क्या दे दिया साथियों, डिस्काउंट दे दिया। कितने का दिया साथियों, 30% का मैंने क्या दिया, डिस्काउंट। अर्थात 70 रुपए के ऊपर मैंने 30 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट, अर्थात 30% क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो 70/30 हमारे पास बड़े आसानी से हम इस प्रकार से इसको निकालने वाले हैं। और इसकी जो वस्तु होगी 30% मैंने डिस्काउंट दिया है, तो इस प्रकार से तो हम उसकी टोटल डिस्काउंट निकालेंगे और उस वस्तु का वास्तविक मूल्य जिसके ऊपर मैं देने वाला हूं वो होगा आपका 70%, क्योंकि मैंने 30% तो क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। यहां से तो निकलेगा आपका डिस्काउंट और यहां से निकलेगा आपकी तय कीमत। ठीक है साथियों, यहां से हम निकालने का प्रयास किए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो पेन आ गया आपके 49 का। ठीक है साथियों, अब मैंने पेन 40 का खरीदा है और बेचा कितने का है, 49 का बेचा है, तो मेरे पास 40 रुपए के ऊपर 9 रुपए का क्या हो गया, फायदा। अगर हम इसको परसेंट में निकालेंगे
तो लाभ बटे अपना क्रय मूल्य है अपना 40, ठीक है साथियों। विक्रय मूल्य अपना हो गया 49, अंकित मूल्य हो गया 70। अंकित मूल्य एक व्यापारियों के द्वारा निकाली गई एक स्कीम है जिसके जरिए वो ग्राहकों को छूट देकर भी स्वयं के पास मुनाफा कमा पाए, ठीक है साथियों। ये जो व्यापारी है उनके द्वारा निकाली गई एक बीच की गली है, तरकीब है। तो साथियों आपका जो अंकित मूल्य है वो अपने जैसे आम लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, ठीक है साथियों। तो इसीलिए पढ़ना कितना आवश्यक है और मैथमेटिक्स पढ़ना कितना आवश्यक है वो आपको यहां से पता आसानी से चल पा रहा होगा, ठीक है साथियों। आज का जो ये टॉपिक है इसमें अपन सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन लगभग यही ऐसे ही टॉपिक है जो अपने दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा यूज आने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो अगर हम इसका प्रतिशत निकाले तो यहां से अपन एक जीरो कट गया। अगर बाकी हम इनको काटे तो 5/2, 9 को 5 से गुणा करते हैं तो 45 और 45 में 2 का भाग देते हैं तो 22.5, ठीक है साथियों। अब देखो व्यापारी ने हमें 30% छूट दी है और उसके बाद में भी 22% मुनाफा कमा, लगभग 22.5% मुनाफा कमा लिया। तो ये है आपकी एक बीच की गली, ठीक है साथियों। आप समझ पा रहे होंगे, आसानी से आपने समझा होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है और अंकित मूल्य क्या होता है। ये सब हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि में। आगे हम देखेंगे इसके क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सरल ब्याज या फिर साधारण ब्याज। इसका कुछ नहीं करना, अपना एक छोटा सा एक फॉर्मूला है, इसको हम बोल सकते हैं मूलधन गुणा समय गुणा आपकी दर, ठीक है साथियों। आपका मूलधन समय और दर अर्थात PTR/100। यहां से इस प्रकार से हम निकालेंगे आपका साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज का एक बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इनके साधारण ब्याज हम निकालने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर हम निकालेंगे साधारण ब्याज। इसी प्रकार से जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगाए जाए, ठीक है साथियों, जैसे आप समझने का प्रयास कीजिए कि अगर मैं 100 रुपए के ऊपर 2 रुपए का मासिक ब्याज लूं तो 1 महीने के पश्चात आपका ये हो गया 102, ठीक है साथियों। इसी प्रकार से अगर अगले महीने की मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो फिर से 100 रुपए के ऊपर कितने हो गए, 2 रुपए, और ये हो गए 104। तो ये चीज तो सिंपली अपन देख पा रहे हैं, ये पहला महीना है, ये दूसरा है, इस तीसरे महीने में हो गए 106, इसी प्रकार से 108, ये चलते जाएंगे। ये है आपका साधारण ब्याज। परंतु यहां पर जो बढ़ी हुई वैल्यू है ये 2 रुपए है। अगर इस 2 रुपए के ऊपर भी हमें ब्याज देना पड़े तो उस ब्याज को बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज, अर्थात ब्याज के ऊपर ब्याज, ठीक है साथियों। अगर कोई व्यापारी आपको बोले कि मैं आपको ब्याज के ऊपर ब्याज आपसे उधार पैसे देने के बाद में लूंगा, और अगर आपसे बोले कि साधारण ब्याज अगर आप लोगों को कोई दे तो आप किसको प्रेफर करने वाले हो, साधारण ब्याज को। इसका कारण आपने भी यहां पर देख लिया, ठीक है साथियों। अगर आप लोग मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ी बहुत अगर आपको जानकारी होगी, ये तो मैथमेटिक्स भी नहीं है, केवल जनरल नॉलेज है जो आपके दैनिक जीवन में यूज आती है, ठीक है साथियों। तो यहां से आप चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर समझ सकते हैं, ठीक है साथियों। इसी प्रकार से इसका जो फॉर्मूला है, तो चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला है वो है चक्रवर्ती ब्याज का अपना फॉर्मूला है मूलधन गुणा 1 प्लस आपकी जो दर है उसमें हम 100 का भाग देने वाले हैं और उसकी पावर होगी आपकी समय। ठीक है साथियों, ये आपके फॉर्मूले होने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के, ठीक है साथियों। इसमें ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, आपने जब सिलेबस अच्छे से कवर किया होगा। अपनी ये जो क्लास है वो 1 शॉट क्लासेज है, तो इनको हम छोटे क्लास के अंदर अपना जो पूरा टॉपिक है उसी के साथ आपका जो PYQ क्वेश्चन है हम उनको भी हल करने वाले हैं, तो हम ज्यादा समय यहाँ पर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है अनुपात और समानुपात, ठीक है साथियों। अनुपात का तात्पर्य है कोई दो राशियां वो एक दूसरे के
अनुपात में चले, अर्थात एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल हो। ठीक है साथियों, अनुपात को हम ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं, इसको हम ए बटे बी भी लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, इनमें समान, ये आपके एक साथ चलने वाले हैं। ठीक है साथियों, अगर हमें इनको एक साथ रखना है, अर्थात ये दोनों राशियां कब कब बराबर होगी, कि अगर किसी भी संख्या से हमें ऊपर गुणा करना है तो हमें उसको नीचे भी गुणा करना होगा, तभी ये क्या होगा, संतुलन में होगा। ठीक है साथियों, तो ये समान अनुपात में चलने वाला है। इसी प्रकार से अगर हम समानुपात की बात करें तो उसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है साथियों, ये इनका मूल, इनका जो उद्देश्य है वो ये है, इनके राशियों का आपको समझ आपको बढ़ाते हैं और दो चीजों की तुलनात्मक अध्ययन के बारे में ये जानकारी देते हैं। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से अपना अगला टॉपिक है वृद्धि एवं ह्रास दर। वृद्धि और ह्रास दर का तात्पर्य है किसी वस्तु को अगर हम जिस मूल वैल्यू के ऊपर लेके आते हैं उसमें होने वाली वृद्धि या कमी, उसको हम दर्शाते हैं वृद्धि। जैसे आज के वर्तमान समय में हम देख पा रहे हैं कि जो महंगाई होती है या फिर जो महंगाई रेट कम या ज्यादा होती है तो उसको हम मापते हैं अपनी वृद्धि और ह्रास दर से। ठीक है साथियों, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बात करूं तो आपकी जो चांदी है, आपकी जो सिल्वर है, वो आज से हम मान के चलते हैं कि 2 साल पहले 1 लाख रुपए की आ रही थी, या फिर 1 साल पहले 1 रुपए की आ रही थी और वर्तमान में वो 2.5 लाख रुपए की आ रही है, तो उसमें होने वाली जो वृद्धि प्रतिशत है, ठीक है साथियों, मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि, ग्रोथ, इंक्रीज, प्रतिशत। ठीक है साथियों, तो वृद्धि प्रतिशत होने वाला है आपका जो वृद्धि, जो कुल वृद्धि हुई है। जैसे कि चांदी में आपके 1 साल में हम मान के चल रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक है, 1 kg के ऊपर 1.5 लाख रुपए की वृद्धि हो रही है, और उसमें जो आपका 1 साल पहले जो मूल मान था, मूल वैल्यू थी, जो मूल कीमत थी 1 साल पहले की, उसको। ठीक है साथियों, और आगे हमें पता है कि प्रतिशत क्या होता है, किसी भी संख्या को अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो वो आपके प्रतिशत कहलाती है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से अगर हम ह्रास की बात करें, ह्रास के अर्थात ये उसी प्रकार से वर्क करता है जैसे आपके आपके लाभ और हानि वर्क करते हैं। ठीक है साथियों, तो ह्रास प्रतिशत की अगर मैं बात करूंगा तो कुल ह्रास होने वाला है वो आपके मूल मान के अनुपात के साथ ही उनका 100 के साथ गुणनफल करके प्रतिशत निकालने को हम बोलने वाले हैं ह्रास प्रतिशत। ठीक है साथियों, वृद्धि के बाद में इनकी जो कीमत है वो होने वाली है नया मान। ठीक है साथियों, नई कीमत या फिर नया मान, उसको हम बोलने वाले हैं न्यू वैल्यू। ठीक है साथियों, उसको हम बोलने वाले हैं न्यू वैल्यू या नया मान। ठीक है साथियों, नया मान आपके होने वाला है जो आपके मूल वैल्यू है, उस मूल वैल्यू में होने वाली वृद्धि। ठीक है साथियों, इस मूल वैल्यू में कौन सी वृद्धि हुई है, आपकी वृद्धि प्रतिशत, और वृद्धि प्रतिशत आपके है वृद्धि बटे मूल मान, सॉरी वृद्धि, उस वृद्धि में होने वाली जो मूल मान है, वृद्धि को हम माप लेते हैं एक बार के लिए अपनी अक्स। ठीक है साथियों, वृद्धि को हम क्या लिख रहा हूं, वृद्धि आपके में लिख रहा हूं अक्स। ठीक है साथियों, तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं मूल मान गुणा 1 प्लस अक्स बटे 100, तो ये हो गया आपकी नई कीमत। इसी प्रकार से अगर ह्रास की मैं बात करूं तो ह्रास मान की आप जो ह्रास की है, ह्रास की जो नई कीमत है वो नया मान आपके होने वाला है, नया मान आपके होने वाला है वो होगा आपके मूल मान गुणा 1 माइनस अक्स बटे 100। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आपके जो अगर निरंतर रूप से वृद्धि और ह्रास होता है तब हम इसको करने वाले हैं अगर निरंतर रूप से आपकी वृद्धि और ह्रास होती है, जैसा कि आपके ग्रेड 3 2023 जो आपकी फरवरी 2023 में आयोजित की गई एग्जाम है उसमें पूछा गया है, निरंतर वृद्धि या ह्रास अगर किसी वस्तु की कीमत में होता है, जैसे एक दिन आपके किसी वस्तु के वैल्यू में आपके जो उसके जो भाव है उसके बढ़ रहे हैं, दूसरे दिन कम हो रहे हैं, तीसरे दिन बढ़ रहे हैं, 4 दिन बढ़ते हैं, 4 दिन घटते हैं, तो इसको एक
इसको एक साथ ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो आपका होने वाला है x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। ठीक है साथियों, इसके अंदर या हमें ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर वर्दी होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ह्रास होती है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब एक बार वर्दी और एक बार ह्रास होता है तो उनकी जो चिन्ह है, इनके जो प्लस और माइनस के जो चिन्ह है उनका हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो ये आपके मोटे मोटे तौर पर हम इनके बारे में देख पा रहे हैं। ठीक है साथियों, हमने बात की है। सबसे पहले एक बार फिर से हम देख लेते हैं आपके जो टॉपिक थे प्रतिशत। सबसे पहले हमने प्रतिशत के बारे में बात की। किसी संख्या के अगर हम 100 से गुणा करते हैं किसी अनुपात को तो वो हमें प्रतिशत के रूप में वो राशि बदल जाती है। इसी प्रकार से अगर प्रतिशत 98 हो तो हमें उसमें 100 का भाग देते हैं। इसी प्रकार से हमने लाभ हानि की बात की। लाभ हानि में हमने जाना क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बारे में, और उसके पश्चात हमने लाभ और हानि के फॉर्मूलाज देखे। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से हमने आगे बात की सरल ब्याज और साधारण ब्याज की। तो हमने सरल ब्याज और साधारण ब्याज के केवल फॉर्मूले देखे हैं। इनके क्वेश्चंस अभी जब हम PYQ क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बारे में हम वहां पर जानेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में आए आपके अनुपात और समानुपात और आपके वर्दी और ह्रास दर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है साथियों, अब मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अपना पहला ही क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात है। अनुपात का हमें क्वेश्चन मिल चुका है और दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 2:3। यदि प्रत्येक संख्या में 4 से बढ़ाई जाए, किससे बढ़ाई जा रही है साथियों? 4 से बढ़ाई जा रही है। तो मान लेते हैं पहली संख्या आपकी x है, दूसरी संख्या आपकी y है, और इनका अनुपात आपको दिया हुआ है 2/3। क्या दिया हुआ है साथियों? 2/3। इसी प्रकार से अगर इन दोनों में यदि हमारे 4 की वृद्धि हो जाती है तो आपका प्राप्त अनुपात है वो 5/7 हो जाता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिल चुकी है, समीकरण हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालनी है और x प्लस y का हमें मान निकालना है, क्योंकि हमें पूछा गया है वो दोनों राशियों का योग है। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पश्चात अपनी जो 3 इधर आया तो आपके हो गया 3x बराबर, ये y इधर आया तो हमारे पास प्राप्त हो गए 2y। ठीक है साथियों, तो x बराबर हमें प्राप्त होने वाला है 2/3y। इसी प्रकार से हम यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 मल्टीप्लाई x प्लस 4। इसी प्रकार से इधर आपका 5 मल्टीप्लाई y प्लस 4। इसको अगर हम हल करते हैं तो 7 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28। इसी प्रकार से 5 को y से गुणा करते हैं तो 5y, 5 को 4 से गुणा करते हैं तो 20। ठीक है साथियों, अब हम इसको हल करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास हमें पता है वो है आपकी 2/3y। ठीक है साथियों, इस 28 को हम उधर लेके जाते हैं, इस 5y को इधर लेके आते हैं तो ये दोनों माइनस के चिन्ह में इधर उधर जाने वाले हैं। तो 20 माइनस 28, तो यहां से प्राप्त होगा 14/3y माइनस 5y बराबर -8। ठीक है साथियों, आगे हम हल करते हैं। 14/3 माइनस 5, ये है दोनों आपके y के गुणांक। 14/3 आपका y का गुणांक है और 5 आपका y का गुणांक है। तो मैंने दोनों से y जो गुणनफल में है उसको y को मैंने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, और बराबर में आपके है -8। ठीक है साथियों, इसको हम हल करते हैं। एलसीएम हमारा 3 होता है। 14 माइनस आपके यहाँ पर 1 है, 3 में 1 का भाग देते हैं तो 3 को 5 से गुणा करते हैं तो 15 हमें प्राप्त होने वाला है, और ये गुणांक है आपका y का बराबर -8। तो y बराबर हमें प्राप्त होने वाला है, ये 3 है वो ऊपर इधर गुणा में आएगा तो 8 गुणा 3, और यहाँ पर ये नीचे आएगा 14 माइनस 3 को 5 से गुणा करते हैं तो 15, 8 को 3 से गुणा करते हैं तो, इसी प्रकार 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24, और 14 में से 15 गया तो -1, माइनस माइनस प्लस, और 24 में 1 का भाग देते हैं तो हमारे पास प्राप्त होने वाला है 24। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को इजीली हल कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य हमारे पास दिया हुआ है 6,561, ठीक है साथियों, रुपए। यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ठीक है साथियों, ह्रास हो रहा है। वर्तमान में आज ये है, आज इसकी कीमत है 6,561। तो 3 वर्ष पूर्व अर्थात 3 वर्ष पहले जितनी कीमत थी, मान लेते हैं वो कीमत थी अक्स, ठीक है साथियों। 3 वर्ष, तो पहले वर्ष उसकी कीमत हुई, पहले वर्ष जो आपके 3 साल पहले जो मैंने कोई लैपटॉप लिया या कोई फोन लिया, उसमें 10% की गिरावट हुई। फिर अगले वर्ष फिर से 10% की गिरावट हुई, फिर अगले वर्ष फिर से 10% की गिरावट हुई, ठीक है साथियों। तो यह आपका यहाँ पे लग रहा है अपना चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला, ठीक है साथियों। जितनी कीमत आपकी 1 वर्ष पश्चात होगी, उसमें फिर से 10% की क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगले साल आपकी उसमें फिर से 10% की गिरावट हो रही है, और इस प्रकार से चलते चलते 3 वर्ष पश्चात उसकी कीमत कितनी रह गई, 6,561, ठीक है साथियों। तो मान लेते हैं 3 वर्ष उसकी कीमत है वो कितनी है, अपनी अक्स है, कितनी है साथियों, अक्स है। 3 वर्ष पहले उसकी जो कीमत थी वो अक्स थी, ठीक है साथियों। तो पहले वर्ष उसकी कीमत में गिरावट हुई आपकी 10%, यही हुई साथियों। तो 10% गिरावट होने के बाद में उसकी कीमत है वो आपकी कितनी बच गई, 90 बच गई, ठीक है साथियों। मान लेते हैं हमने 100 रुपए का खरीदा था, अब कितने का हो गया, 90 रुपए का। अब उसकी 1 वर्ष के पश्चात उसकी कीमत क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है साथियों। अब 1 वर्ष के पश्चात उसकी कीमत फिर से डाउन जाएगी, फिर से कितनी होगी, इस कीमत की कितनी हो जाएगी, इस कीमत की कितनी हो जाएगी, फिर से इस कीमत की फिर से 90% आपकी 1 वर्ष के पश्चात बचेगी। इसी प्रकार से जो तीसरे वर्ष है वो फिर से इस टोटल कीमत की कितनी बचेगी, आपकी 90% बचेगी, ठीक है साथियों, क्योंकि 10% उसमें क्या हो गया, ह्रास हो गया। तो यहाँ से फिर से आपके 1 साल बाद में आपकी कीमत ये बचेगी। तो जिस वर्ष ये लिया उसके पश्चात अगले वर्ष ये हुई, उसके नेक्स्ट साल इतनी हो गई, उसके अगले साल हमारे पास इतनी उसकी कीमत हो गई। इस प्रकार से उसकी जो वर्तमान कीमत हमारे पास जो प्राप्त हो रही है वो है 6,561, ठीक है साथियों। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। जो संख्या बटे में है वो संख्या उधर जाएगी, तो वो किस में जाएगी, गुणा में जाएगी। तो 100/90 गुणा 100/90 गुणा फिर से 100/90, ठीक है साथियों। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, फिर हमारे पास प्राप्त होने वाली जो संख्या है 9 9 9, ठीक है साथियों। तो इस संख्या में हम 9 का भाग देते हैं, तो 65 में 9 का भाग जाएगा 7 टाइम, शेषफल बचेगा 2। अगली संख्या है हमारे पास 6, तो उसमें भाग जाएगा 2 बार 18, आपका शेषफल बचेगा 8। अगली संख्या है 1, फिर उसमें भाग जाएगा 9 का, तो बचेगा 29। फिर से इस संख्या में हम 9 का भाग देने वाले हैं। फिर से इसमें 9 का भाग देंगे तो 72 में भाग जाएगा 8 टाइम्स, फिर 9 में जाएगा 1 टाइम, फिर से आपका एक 9 बच जाएगा। उस 81 में हम 9 का भाग देने पर आता है 9, और उसको 1000 से गुणा करते हैं तो 9000। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हम हल कर पाएंगे, ठीक है साथियों। यहाँ पर आपका ह्रासमान का एक क्वेश्चन था, वर्दी और ह्रासमान में से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि 3rd ग्रेड 2023 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है साथियों। यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई आपका डायमंड है, और इस डायमंड की जो कीमत है, ठीक है साथियों, मान लेते हैं कि डायमंड की कीमत कितनी है, D है, और इसकी कीमत किसके बराबर है, इसका जो वेट है उसके स्क्वायर के बराबर है। नेक्स्ट है कि एक हीरे को, उसी हीरे को हम किस अनुपात में तोड़ रहे हैं, 4 भागों में तोड़ रहे हैं, और उनके भाग है वो इस प्रकार से तोड़े गए हैं कि 1:2:3:4 के रूप में है, ठीक है साथियों। हमें नहीं पता कि उसका भार कितना था, परंतु उसको जो जिस भागों में तोड़ा गया वो भाग है आपके 1:2:3:4, ठीक है साथियों। तो मैं मान रहा हूं इनका जो वेट है वो हो गया आपके 1:2
2:3:4। तो अब उनकी जो कीमत होगी, उनकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1²/2 √3²/4²। ठीक है साथियों, ये हो गई उनकी कीमत। तो उनकी कीमत को हम देखें तो 1:4:9:16। ठीक है साथियों, तो ये उनकी वैल्यू हमारे पास जो है वो प्राप्त हो गई। इनकी जो टोटल भाग है उनको हम देख लेते हैं। वो टोटल भाग है वो इसके टोटल वेट के बराबर होगा, तो हम वो देख पा रहे हैं। वो होगा आपके 10, 1 और 2 आपके 3, 3 और 3 6, 6 और 4 आपके 10 हो गए। इसी प्रकार से इनकी जो कीमत है उसकी अगर हम बात करें तो वो होने वाली है 1 और 4 5, 5 और 9 आपके हो गए 14, 14 और 16 हो गए आपके 30। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर जो हीरे थे उसके टुकड़े हो गए, टोटल हीरा अपने के पास कितने हो गए 10। ठीक है साथियों, कितने हो गए 10। इसको मान के चल रहे हैं कि टोटल अपना हीरा है वो कितना है 10 भागों में टूटा हुआ है। तो इन 10 भागों की जो वास्तविक वैल्यू होने वाली है वो आपकी कितनी होगी 10 का स्क्वायर आपके 70। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से 10 का स्क्वायर आपके 100। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी ह्रास हुई है, कितना हुआ है टूटने के बाद में वो कितना हो गया 30। दोनों का अंतर कितना हुआ 100 - 30 = 70। ठीक है साथियों, तो इन 70 की वैल्यू है वो आपकी हो रही है 2,10,000। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी होगी 2,10,000 में हम किसका भाग देने वाले हैं 70 का भाग देने वाले हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 21 में हम 7 का भाग देंगे 3 बार, 3 जीरो आ गए। ठीक है साथियों, ये हो गई आपकी एक की वैल्यू। हमें कितने की चाहिए, हमें कितनों की चाहिए साथियों 100 भागों की चाहिए। यहां पर एक भाग की वैल्यू है वो 30 आ गई, 3000 आ चुकी है। हमें चाहिए पूरे 100 भागों की वैल्यू, 100% की चाहिए, 1% की वैल्यू आई है तो 100 भागों की वैल्यू हमें प्राप्त होने वाली है 3000 के आगे हम 2 जीरो लगा देने वाले हैं और हमारे पास वैल्यू है वो आ गई आपकी 3 लाख। बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से हल कर लिया एक तिकड़ा मेथड से। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे है 3842। क्या साथियों, यहाँ पे ये है परसेंट, 3842 का 1/2 अर्थात आधा, और अक्स का 15%। 15% को यहाँ पे हम परसेंटेज को उठाएंगे तो आपके नीचे आ गए 100। ठीक है साथियों, ये आपका होता है 2449 के बराबर। ठीक है साथियों, अब हम इसको हल करके देखते हैं इसका आधा कितना होगा। इसको हम इससे काटते हैं तो 19 21 प्लस इसको अगर हम हल करते हैं तो इसको हम काटेंगे, 5 को 3 से गुणा किया 15 और 20 को 5 से गुणा किया 100 को 5, 20 को 5 से गुणा किया आपके 100। ठीक है साथियों, तो ये आ गया आपके 3x/20 बराबर 2449। ठीक है साथियों, ये प्लस में है उधर भेजेंगे तो 3x / 20 बराबर 2449 - 1921। इसको हम हल करेंगे तो 8, 4 में से 2 गए 2, 4, 24 में से आपके 9 गए 5, 19 गए 5। तो 3x यहाँ पे 20 है, ये दोनों संख्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 528 जो नीचे है वो ऊपर आ गया, ऊपर है वो नीचे आ गया। 528 में से हम 3 को काटेंगे, 5 में 3 का भाग एक बार, 2 बचा, आगे आने वाली संख्या 2, 22 में 3 का भाग 7 बार, 1 बच गया, आगे आने वाली संख्या 8, 18 में 3 का भाग 6 बार। इसको हम गुणा करने वाले हैं 20 से। ठीक है साथियों, 0, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, 1 बच गया, 7 को 2 से करेंगे 14 और 1 15। इसी प्रकार 2 को करेंगे 2 को 2 से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होने वाला है 2। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो हमारे पास आंसर प्राप्त हो गए 3520। ठीक है साथियों, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को
हल कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, जब कोई धन 20% की दर से 1.5 वर्ष के लिए क्या किया जाता है, उधार पर दिया जाता है। क्या किया जाता है साथियों, उधार पर दिया जाता है। तो ब्याज क्रम से वार्षिक तथा अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 का अंतर क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले तो हम इस ब्याज को, ठीक है साथियों, सबसे पहले तो इस ब्याज को हम क्या करते हैं, वार्षिक आधार पर निकालेंगे और फिर अर्धवार्षिक आधार पर निकालेंगे और फिर इनका जो अंतर है वो कितना होगा, 264। ठीक है साथियों, इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले अर्धवार्षिक का निकालते हैं। जो आपका मूलधन है हम मान के चलते हैं वो P है और आपकी दर है वार्षिक हिसाब के अनुसार निकाले तो पहले वर्ष की हो गई 120/100। ठीक है साथियों, फिर आगे आने वाले जो 6 महीने हैं उनकी होने वाली है 120 बटे पूरे वर्ष का जो आपका 12 महीनों का ब्याज है, पूरे वर्ष का ब्याज है वो यहाँ पर आपकी जो दर है वो 20% होगी। तो आपकी जो आधे वर्ष की जो दर है वो आपकी होने वाली है 10%। ठीक है साथियों, तो यहाँ से ये आ गया आपके 110/100। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आप इसको निकालेंगे तो इसको हमारा आने वाला है P गुणा, इसको अगर 10 से 10 कट गया तो ये आ गया 1.2, ये आ गया आपके 1.1। ठीक है साथियों, इस प्रकार से इन दोनों को अगर हम हल करें तो 12 को हम 11 से गुणा करेंगे तो आपका आने वाला है 132। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे अर्धवार्षिक के अनुसार। तो अर्धवार्षिक के अनुसार अगर हम 6 महीने को हम पहला 6 महीना, दूसरा 6 महीना, तीसरा 6 महीना, इस प्रकार से अर्धवार्षिक के आपके कितने थे हो गए 6 महीने, 3 भागों में बढ़ गए। इस 6 महीने को हम 1 वर्ष मानते हुए हमारे पास कुल समय आ गया 3 वर्ष। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार से हम मूलधन निकालेंगे। P गुणा आपके जो वार्षिक आपकी जो दर है वो 6 महीनों की दर होगी आपकी 10%, जो अभी हमने देखी थी। तो 110/100, इसकी पावर है आपकी 3। ठीक है साथियों, इसको अगर हम हल करेंगे तो P गुणा आपके आ रहा है 10 से 10, 11 बटे अर्थात 1.1 की पावर 3। इसको अगर हम हल करते हैं तो आपके आते हैं P गुणा 1331। 3 संख्याओं को छोड़कर हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है साथियों, अब इन दोनों का अंतर है, ठीक है साथियों, इन दोनों का अंतर है आपके P गुणा 1.331 माइनस P गुणा 1.32, जो आपके आ रहा है 264। ठीक है साथियों, अगर हम इसको हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 में से 0 जाता है तो हमारे पास 1 प्राप्त होता है, 3 में से 2 जाता है तो 1 प्राप्त होता है, 3 में से 3 जाता है 0, 1 में से 1 जाता है 0। तो हमारे पास प्राप्त होने वाला है 264। ठीक है साथियों, हमें क्या चाहिए, धन चाहिए, हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। तो इसको हम हल करेंगे, ये गुणा में है, उधर गया आपके भाग में, ये आ गया 264 डिवाइड बाई 0.011। इस पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे पास इधर आ जाएंगे 3 0 और 264 में हम 11 का भाग देंगे तो 11 को हम 2 से गुणा करते हैं तो 22, शेष फल आपके 4 बचे। आगे आने वाली संख्या 4, 44 में 11 का भाग 4 बार, आगे आपके बच गए 3 0। इस प्रकार से हमारे पास इसका जो मूलधन है वो प्राप्त हुआ 24,000। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है अगर उसकी हम बात करें, कितने समय में कोई धन का कुल राशि का योग है वो 15% वार्षिक साधारण ब्याज। तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है साथियों, साधारण ब्याज वाला। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाई आपके 100। ये हो गया आपके साधारण ब्याज। ठीक है साथियों, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। कितने दर से ये कितना हो जाएगा साथियों, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर हम ऐसा क्या करें, दर कितनी है आपकी 15% है, हमें क्या चाहिए, समय चाहिए, कितने समय में हो जाएगा डबल। अभी आपका जो
ब्याज है, मूलधन है, वो आपका P है। इसका डबल कितना होगा जब इसका जो ब्याज है वो भी आपके किसके बराबर हो जाए, P के बराबर। जब ऐसा हो जाएगा तो हमारे पास क्या चाहिए, हमें ये कितने समय में होने वाला है। ठीक है साथियों, हमें पता है दो, यहाँ से हम करने वाले हैं जो संख्या भाग में है उस संख्या को हम गुणा में लाने वाले हैं, और जो संख्या गुणा में है उस संख्या को हम भाग में लाने वाले हैं। यहाँ P से P कैंसिल हुआ। ठीक है साथियों, 100 में 15 का भाग हमें देना आता है, 15 छिगे 90, आपके शेष पल बच के 10/15। ठीक है साथियों, अगर इन दोनों को अगर हम काटे तो अपने पास प्राप्त होता है 2/3%, 2/3 वर्ष। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर पूरे वर्ष को अगर हम पूरे वर्ष के अंदर हमें जानते हैं कि पूरे वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। इन 12 महीनों को अगर हम 3 भागों में बांटे तो हमारे पास प्राप्त होते हैं 4, 4 और 4। ठीक है साथियों, इनमें से 2 भागों को अगर हम जोड़े तो हमारे पास प्राप्त होते हैं 8 मंथ। ठीक है साथियों, तो हमारे पास आंसर आने वाला है 6 वर्ष 8 माह। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो वो है आपके कितने समय में आपके 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1000 रुपए के ब्याज आपके कितने हो जाएंगे, 440 रुपए। फिर से आपको कौन सा फॉर्मूला लगवाना है, चक्रवर्ती ब्याज का। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला हमें पता ही है, दर आपको दी हुई है, तो हम कैसे करेंगे, आपका जो मूलधन है वो कितना है, 1000 रुपए है, तो 1000 गुणा आपका दर है वो होने वाला है 100 प्लस दर बटे, फिर से नीचे दर, और इसकी पावर होने वाली है आपकी, नीचे आने वाला है आपका 100, इसकी पावर आने वाली है आपकी समय। ठीक है साथियों, इसको अगर हम हल करें तो 1000 और ये आपके किसके बराबर आ जाएगा, 440। तो 1000 प्लस 440। ठीक है साथियों, तो 1000 गुणा 100 प्लस 20 बटे 100, इसकी पावर हमारे पास आने वाली है समय, बराबर 1440। ठीक है साथियों, ये गुणा में है, उधर गया भाग में, तो 120 बटे 100, इसकी पावर आपकी समय बराबर 1440 डिवाइड बाई 1000। इसको इसे हम काट सकते हैं, इस 10 से ये 10 कटा, तो 12/10 की पावर हमारे पास आ रही है t। यहाँ से 12 की पावर 2 और 10 की पावर 2 100 के बराबर होती है, 12 की पावर 2 आपके 144 के बराबर होती है। इस प्रकार से ये आ गया आपके 12/10 की पावर 2। अगर इनकी घातों की अगर हम तुलना करें तो t बराबर हमारे पास प्राप्त होता है 2। ठीक है साथियों, इस प्रकार से अपना आंसर है वो हमें प्राप्त हो गया 2 वर्ष। नेक्स्ट अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वही प्रतिशतता से संबंधित है। बड़े ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हो कि एक ही प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो साथियों आपको यहाँ से अंदाजा लग पा रहा है कि आपका जो ग्रेड 3 का जो पेपर आने वाला है कुछ ही समय में, अब उसमें बहुत कम समय शेष है, तो उस पेपर में एक प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उन्हीं प्रकार के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में उन क्वेश्चन को अपन को सही करके निकलना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 1/2 का 20% और 1/3 का 30% इनमें से किसके बराबर होने वाला है। ठीक है साथियों, तो 1/2 का जो अपना 20% है उनकी अगर हम बात करें तो 1/2 गुणा, यहाँ पर परसेंट है 20, अगर हम परसेंट को 8 देते हैं तो हमारा जो है 100 का भाग लगने वाला है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर 20/100 होने वाला है। आगे है आपका 1/3 का 30%। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को 1/3 के 30% को हम हल करें तो यहाँ से इस प्रकार से ये हल हो जाने वाला है। ठीक है साथियों, यहाँ से 10 से 10 कट रहा है, इसी प्रकार से यहाँ भी 10 से 10 कट रहा है, और आपके जो ऊपर 2 और इस साइड में आपके ऊपर 3 बच रहे हैं। ठीक है साथियों, दोनों संख्याओं में दोनों तरफ आपके दोनों पदों में आपके 2 और 3 का भाग जा रहा है, जिससे आपके
2 और 3 यहाँ पर कटने वाले हैं। ठीक है साथियों, 2 और 3 यहाँ पर आपके कटने वाले हैं और आपके आंसर आने वाले हैं यहाँ से 1/10 प्लस 1/10। ठीक है साथियों, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आपके एलसीएम यहाँ पर 10 आएगा और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो अपने पास आएंगे 2/10। इसको अगर हम आगे सरल करेंगे तो अपने पास आने वाले हैं 1/5। ठीक है साथियों, ये 1/5 का पूरा 100% है। ठीक है साथियों, लेकिन हमें आपके जो ऑप्शन है उसमें चाहिए हमें 50%। ठीक है साथियों, तो 1/5 गुणा 100%, जैसे ही हम यहाँ पर परसेंटेज लगाएंगे, परसेंटेज में हमें आंसर निकालने हैं, तो परसेंटेज लगाते ही हमारे इस क्वेश्चन में हमें 100 से गुणा करना होगा। ठीक है साथियों, फिर इसे हम आगे हल करें तो 100 को हम गुणनखंड करके 2 गुणा 50 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, अपने 50% आ चुका है। ठीक है साथियों, तो हमारे पास जो आंसर आने वाले हैं वो 2/5 का 50% है और इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन में अपना आंसर ढूंढ लेंगे। ठीक है साथियों, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर छोटी सी एक कैलकुलेशन है, केवल जोड़ बाकी का एक छोटा सा एक कंसेप्ट है परसेंटेज का। ठीक है साथियों, उसके अलावा आपके मात्र आपकी कुछ छोटी सी कैलकुलेशन है। अब हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है कितने समय में 5% वार्षिक कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। कितनी परसेंट की वृद्धि करनी है साथियों, हमें 40% की। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपकी जो दर है, आपकी जो रेट है वो आपको 5% दी गई है और आपका जो ब्याज है वो कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट का है, अर्थात साधारण ब्याज का है। तो अपना जो आंसर आने वाला है उसे हम इस प्रकार से बड़े ही आसानी से सोल्व करने वाले हैं। हमें पता है साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो है आपका मूलधन गुणा समय गुणा दर। ठीक है साथियों, दर अपनी है 5%। ठीक है साथियों, समय हमसे पूछा गया है। ठीक है साथियों, समय हमसे पूछा गया है। इसमें आपका भाग लगने वाला है 100 का और बराबर में आपको लिखना है इसका जो कितना इंटरेस्ट बन के आ रहा है। वो आपके क्वेश्चन में दिया है कि कुल मूलधन का आपके 40% की इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। तो कुल मूलधन आपका P है, इसमें 40% की वृद्धि होगी अर्थात 40/100। यहाँ से मैंने परसेंटेज उठाया तो आपका भाग लगने वाला है 100 का। ठीक है साथियों, बार बार उसी प्रकार के कंसेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं तो बड़े ही आसानी से हम इसको सोल्व करेंगे। ये नीचे वाला 100 आपके इस नीचे वाले 100 से कट चुका है और आपका ये P इस P से कट चुका है। ठीक है साथियों, आगे सॉल्यूशन में बचा है इसका T गुणा 5 बराबर आपके आ रहे हैं 40। यहाँ पे ये परसेंटेज का मतलब अलग है साथियों, क्योंकि ये परसेंटेज है वो आपके दर को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है साथियों, अब हम इसको हल करेंगे। आपके 5 यहाँ पर गुणा में है तो इधर आके आपके इसमें भाग जा रहे हैं। ठीक है साथियों, 40 में 5 का भाग देने पर आपके आए 8 अर्थात आपका जो समय है वो है 8 वर्ष। ठीक है साथियों, एक छोटी सी कैलकुलेशन थी और साधारण ब्याज का एक आपका कंसेप्ट था। नेक्स्ट हम अपने आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें है किसी वस्तु पर 10% छूट देने के पश्चात उसके ऊपर लाभ कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। ठीक है साथियों, किसी वस्तु है, कोई वस्तु है, उसके जो अंकित मूल्य है उस अंकित मूल्य के ऊपर हम छूट दे रहे हैं 10%। मान लेते हैं कि अपना जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 100 रुपए है। ठीक है साथियों, अपना जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 100 रुपए है। तो अंकित मूल्य यहां से हमने 100 रुपए मान लिया। ठीक है साथियों, तो 10% छूट देने के पश्चात, तो छूट देने के पश्चात अपने पास जो मूल्य है, छूट देने के बाद मूल्य। ठीक है साथियों, छूट देने के बाद अपना मूल्य 10% छूट दे रहा है अर्थात 100 में से कितनी परसेंट छूट दे दी, 10% अर्थात 10। तो अपने पास आंसर आने वाला है 90। अब उसकी जो प्राइस है ग्राहक ने, और जो दुकानदार है उसने, दुकानदार ने अब जो ग्राहक है उसको वो वस्तु कितने रुपए की दे दी, 90 रुपए की दे दी। और 90 रुपए के देने के पश्चात भी उसके पास प्रॉफिट कितना हो रहा है साथियों, उनके पास कितना हो रहा है, 20 रुपए का हो रहा है। अर्थात किसी वस्तु को 90 रुपए के देने के बाद में भी 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो वो वस्तु कितने रुपए की होगी। ठीक है साथियों, मान लेते हैं वो वस्तु x रुपए की थी। कितने रुपए की थी, x रुपए की थी। तो x रुपए के ऊपर 20% उसने क्या किया, मुनाफा कमाया। तो ये x क्या है, आपका क्रय मूल्य है।
तो आपका यहाँ पर माना हमने जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य आपका हो गया x रुपए। ठीक है साथियों, तो x रुपए के ऊपर की कोई वस्तु है वो दुकानदार को x रुपए में आई है, उस वस्तु के ऊपर उसने 20% मुनाफा कमाया है और मुनाफा कमाने के पश्चात वो वस्तु है उसने 90 रुपए की बेची है। ठीक है साथियों, कितने की बेची है? 90 रुपए की। तो हमें यहाँ से आपका जो x है अर्थात आपका जो क्रय मूल्य है वो हमें प्राप्त होने वाला है। ठीक है साथियों, तो x बराबर 90, जो आपका भाग जो संख्या आपके भाग में थी वो इधर आपके गुणा में आने वाली है और जो संख्या आपके इस साइड में गुणा में थी वो संख्या इस साइड में भाग में आने वाली है। ठीक है साथियों, एक जीरो से आपका ये वाला जीरो कट गया, 3 का भाग इसमें जा रहा है 3 बार, इसमें जा रहा है 4 बार और 100 में 4 का भाग जा रहा है 25 बार। इस प्रकार से आपका जो क्रय मूल्य है वो आने वाला है 75। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमने वो वस्तु है वो दुकानदार को 75 रुपए में आने वाली है और उसने उस ग्राहक को बेची है 90 रुपए में और यहाँ से उसको फायदा हो रहा है साथियों 15 रुपए का। ठीक है साथियों, इस प्रकार से उसने अंकित मूल्य को बढ़ाकर लिखने से दुकानदार को काफी अच्छा खासा मुनाफा हो गया। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अपन इसकी बात करें आगे क्वेश्चन को अगर हम पढ़े, यह छूट यदि 20% हो तो लाभ कितना होगा, या फिर लाभ कितना हमें परसेंटेज में निकालना है। यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंटेज, अगर यहाँ पर अंकों में पूछता तो हमें बड़ी आसानी से कर लेते। दुकानदार को वस्तु कितने की आ रही है साथियों? 75 रुपए की आ रही है और अगर छूट 20% कर दे, यहाँ हमने देखी ये छूट 10% है। अगर अब छूट नई छूट है, वो नई छूट आपकी अगर 20% हो, ठीक है साथियों, तो ग्राहक को वो वस्तु पड़ेगी आपके 80 रुपए की। ठीक है साथियों, और दुकानदार को अब दुकानदार को मुनाफा होगा, दुकानदार के पास वो वस्तु आई है 75 रुपए की, तो ये आपका हो गया विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से अपन क्रय मूल्य को घटाएंगे तो दुकानदार का प्रॉफिट हमें यहाँ से मिलेगा और वो कितना है? 5 रुपए का, लेकिन हमें निकालना है परसेंटेज के रूप में। तो साथियों हम यहाँ से बड़े ही आसानी से परसेंटेज के रूप में निकालने वाले हैं। अब हमें पता है कि जो आपकी लाभ प्रतिशत है वो क्या होता है? आपका कुल लाभ और आपका क्रय मूल्य, उसको हम गुणा करते हैं 100 से, तो हमारे पास प्राप्त होता है लाभ प्रतिशत। ठीक है साथियों, क्या किया है हमने? कुल लाभ हमारे पास जो हुआ वो, और उसमें हम डिवाइड देने वाले हैं क्रय मूल्य का और उसको हम गुणा करने वाले हैं 100 से, उससे हमें प्राप्त होने वाला है लाभ प्रतिशत। ठीक है साथियों, तो यहाँ से 75 में 5 का डिवाइड करें तो हमारे पास आने वाले हैं 5 का 7 में आपका 5 का डिवाइड जाने वाला है 1 टाइम और आपका शेषफल बचा 2, नेक्स्ट संख्या 5, तो यहाँ से आने वाला है 15। तो हमें 100 में आपका 15 का भाग देना है। 15 को 6 से गुणा करते हैं 90, 10 आपके क्या बच गए? शेषफल। ठीक है साथियों, तो 10/15, इसको हम आगे हल करें तो 10 में आपका 5 का भाग जाता है 2 बार और 15 में 5 का भाग जाता है आपके 3 बार। तो यहां से आपका जो संख्या है वो प्राप्त हो रही है 6 सही 2/3%। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर हम प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है साथियों, हमने बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को सबसे पहले कंसेप्ट से समझा। हमें कुछ चीजों का हमें थोड़े आपकी जो बेसिक है वो आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बारे में मैंने आपको क्लासेस जब आपकी स्टार्ट हुई उससे पहले मैंने बताया था और उसी कंसेप्ट के ऊपर बार बार वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारखाने में स्त्री और पुरुष कर्मचारियों का जो अनुपात है वो कितना है? 3:5 है। ठीक है साथियों, कितना है? 3:5। अब मैं मान रहा हूं कि स्त्रियों की ये क्या है? आपके अनुपात है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि स्त्रियों की कुल संख्या कितनी है? 3x। इसी प्रकार से जो पुरुषों की कुल संख्या होगी वो कितनी होगी? 5x होगी। ठीक है साथियों, तो स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या कितनी होने वाली है? यहां से हम देख पा रहे हैं 8x है। ठीक है साथियों, आगे हम देखते हैं, यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, क्या है साथियों? 40 कम है, तो मैं क्या करूंगा? पुरुषों की संख्या में से स्त्रियों की संख्या को क्या कर देता हूं? घटा देता हूं। इससे क्या होगी? जो आपका अंतर है वो हमें मिल जाएगा। क्या साथियों ये बोल रहा है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से 40 कम है, अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि पुरुष है वो स्त्रियों से 40 अधिक है। तो मैंने उन दोनों की संख्याओं का अंतर निकाला जो कि आपके प्रश्न में दिया हुआ है 40। तो यहां से मैं x का मान निकाल लेता हूं
और अक्स का मान हमें यहाँ से प्राप्त होता है 20। ठीक है साथियों, अब मैं यहाँ से आपके स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या को आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक है साथियों, यहाँ से अगर मैं अक्स को 3 से गुणा करूंगा तो हमें स्त्रियों की संख्या मिलेगी, और अक्स को 5 से गुणा करूंगा तो हमें आराम से आपको पुरुषों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है साथियों, अब हमें चाहिए कारखाने में कुल कितने कर्मचारी है। तो कारखाने में जो कुल कर्मचारी है वो स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के योग के बराबर होने वाली है, और वो है आपके 8 अक्स, अर्थात 8 अक्स। अक्स का मान हमें मिल चुका है 20, तो यहाँ पर अक्स की वैल्यू हम रखने वाले हैं 20, और इस प्रकार से स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या हमें यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है साथियों, और बड़े ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कर लिया। क्वेश्चन को समझने के पश्चात स्टेप के अनुसार, उसके जो प्रत्येक चरण के अनुसार उस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, जिससे हमारी जो क्वेश्चन है उसकी गलत होने की संभावना काफी निम्न हो जाती है। ठीक है साथियों, आप भी इस क्वेश्चन को जैसे मैं बताता हूं उससे पहले एक बार प्रैक्टिस करके कोशिश करो। ठीक है साथियों, और आप कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स लिखो। अगर कोई आपको इससे आसान तरीका लगता है तो आप उससे भी करो, और अगर आप पहले उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हो तो मेरे बताने के पश्चात आप फिर से उस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करो, ताकि आपके दिमाग में वो एक स्थायी ज्ञान बन जाए। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप सिर्फ क्लास देख के आगे बढ़ जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको नहीं होने वाले, आप वापस इन चीजों को भूल जाओगे। एग्जाम में बैठ के देखोगे कि हाँ मैंने देखा था, मुझे आता है, परंतु ये अभी मेरे दिमाग में से वो कंसेप्ट नहीं आ रहा दिमाग में। तो आप उस चीज को बार बार रिकॉल कीजिए, उसको याद करने का प्रयास कीजिए, बार बार पेन कॉपी लेकर उसको हल कीजिए। मैथ की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि आप पेन स्टार्ट करोगे तो वो पर्सन आना स्टार्ट होगा। अगर आप पेन हाथ में नहीं लेकर उस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का प्रयास करोगे तो वो क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावना भी अधिक होगी, और आपका जो ज्ञान है वो भी स्थायी नहीं हो पाएगा। ठीक है साथियों, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। फिर से आपका एक साधारण ब्याज का प्रश्न है। किसी धन राशि का 5 वर्ष का कोई आपका जो धनराशि है, मूलधन है, वो 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है, 3/5 हो जाता है। ठीक है साथियों, हमें क्या चाहिए, दर चाहिए। ठीक है साथियों, समय कितना है, किसी धन राशि का 5 वर्ष में। ठीक है साथियों, तो समय हमारे पास कितना मिल गया, 5 वर्ष। ठीक है साथियों, तो टी बराबर हमें मिल चुका है 5 वर्ष। ठीक है साथियों, हमारे पास फॉर्मूला है P गुणा T गुणा R/100 बराबर आपका आने वाला है आपका ब्याज, साधारण ब्याज। तो आपका क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर मान रखते हैं मूलधन कितना है P गुणा समय कितना है 5 वर्ष, और दर हमें क्या करनी है, निकालनी है, बटे में आपका आ गया 100, और ब्याज कितना है, अपने मूलधन का कितना है, कुल मूलधन का 3/5 है। ठीक है साथियों, अब हम इस इक्वेशन को हल कर लेते हैं। P से P कटा। ठीक है साथियों, R बराबर जो संख्या गुणा में है वो संख्या भाग में जाने वाली है, और जो संख्या भाग में है वो संख्या आपके गुणा में जाने वाली है। ठीक है साथियों, तो 25 में 100 में 25 का भाग देने पर हमारे पास प्राप्त होते हैं 4। ठीक है साथियों, और 4 को 3 से गुणा करते हैं तो हम अपने पास आने वाला है 12, अर्थात अपने पास जो कुल दर है वो होने वाली है 12%। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़े ही आसान सा वही कंसेप्ट है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो साथियों यहाँ से ध्यान रखने वाली बात है कि आपका हम बार बार यही चीज देख रहे हैं कि एग्जाम में आपका चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज से 1% आने की संभावना बहुत अधिक है। तो आपको ये कंसेप्ट एग्जाम से पहले क्लियर करके जाना ही होगा, तभी आप वो एग्जाम में वो प्रश्न सही करने की आपकी जो संभावना है, प्रायिकता है, वो बढ़ेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने पर हानि। ठीक है साथियों, तो हानि कितनी की होती है, जिस वस्तु पर अर्थात जिस वस्तु को हम जिस मूल्य पर बेचते हैं, अर्थात जो आपकी विक्रय मूल्य होता है उसमें से हम घटाते हैं क्या, क्रय मूल्य, तो वो आपका आता है हानि। ठीक है साथियों, तो आपकी हानि कैसे होगी, मान लेते हैं वो वस्तु हमने X रुपए में क्या थी, खरीदी थी दुकानदार ने, तो आपकी जो हानि होने वाली है वो है 560 में से अगर मैं जो क्रय मूल्य घटा दूं तो हमारे पास आने वाली है हानि। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। 720 में बेचने पर हुआ लाभ। ठीक है साथियों, उस वस्तु को कितने में बेचा है, 720 रुपए में। 720 रुपए में बेचने के पश्चात जो लाभ हुआ है, अर्थात इसमें से क्या करना पड़ेगा, लाभ आने वाला है आपके
वे लाभ से कितना अधिक है, 50 अधिक है। तो ये आ गया आपका 50 अधिक। माफ करना साथियों, यहाँ पर आपकी जो हानि होगी वो आपके क्रय मूल्य में से आपका जो विक्रय मूल्य घटाएंगे तो प्राप्त राशि आपकी। हानि कब होगी, जब जिस मूल्य पर दुकानदार सामान लेके आया है उससे कम रुपए पे अगर वो बिके तो वो होने वाली है आपकी हानि। तो जो मूल्य आपको लेके आएगा वो ज्यादा होगा, तो ज्यादा मूल्य में से हम कम मूल्य को घटाएंगे तभी हमें हानि प्राप्त होने वाली है। ठीक है साथियों, तो इसको करने वाले हम इस प्रकार से। अब हम अचर पदों और चर पदों को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है साथियों, तो अक्स ये माइनस अक्स इधर आता है तो हमारे पास प्राप्त होता है प्लस अक्स, और ये माइनस 520 560 उधर जाता है तो हमारे पास प्राप्त होने वाला है प्लस के 560। तो 720 प्लस 50 प्लस 560। ठीक है साथियों, तो यहाँ से हमें प्राप्त होने वाला है 770 प्लस 560। 0 और 0 0, 7 और 6 हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं 13, एक हासिल बच गई, 7 और 5 12 और 1 13। ठीक है साथियों, ये आ गया आपके 2 अक्स, अर्थात अक्स बराबर आपके पास प्राप्त हो रहे हैं 1330 बटे 2, अर्थात अक्स बराबर 665 रुपए। ठीक है साथियों, तो आपके आंसर आपके प्राप्त हो चुके हैं। क्रय मूल्य है वो आपका 560 रुपये, 665 रुपये। ठीक है साथियों, इस प्रकार से एक छोटा सा कंसेप्ट था, वही क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के मध्य की आपकी कन्वर्जेशन यहाँ पर चल रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि 5 केले और 4 सेबों का मूल्य 3 केले और 7 सेबों के मूल्य के बराबर हो तो 1 केले और 1 सेब का मूल्य का अनुपात हमें क्या करना है, निकालना है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। मान लेता हूं जो केले हैं उनकी कीमत B है और सेब है उनकी कीमत A है। ठीक है साथियों, तो 5 केले और 4 एप्पल की जो कीमत है वो आपको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार से वो बराबर है 3 बनानाज और 7 एप्पल के रेट के बराबर है। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन बन गया, इसको हम यहाँ से हल करेंगे, ए और बी की कीमत को हम अलग अलग हल कर लेंगे। तो यहाँ से 5b है, इस b को इधर भेज देते हैं तो -3b, और इसी प्रकार से इस एक को हम इधर भेज देते हैं अर्थात -4a। इसको हल करते हैं तो 2b, इसको हल करते हैं तो 3a। अब हमें चाहिए 1 केले और सेब का अनुपात अर्थात b/a। ठीक है साथियों, ये संख्या यहाँ पर गुणा में थी तो इस तरफ आके भाग में, इसी प्रकार से ये यहाँ पर गुणा में थी तो इधर आके भाग में। तो यहाँ से आपको बनाना और एप्पल का अनुपात मिल चुका है जो आपके आ रहे हैं 3:2। ठीक है साथियों, तो यहाँ से इस छोटे से कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को हम हल कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त की जाए तो वह संख्या कौन सी होगी। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसने जैसा जैसा ये बोल रहा है उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम हार्ड कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, उस सबसे पहले उस क्वेश्चन को घुर कर देखो कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन के कहने का जैसे आपको उस क्वेश्चन की लैंग्वेज और जो क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो समझ में आएगा तो आप बड़े ही आसानी से उस क्वेश्चन को हल कर पाओगे, बिल्कुल आपके आत्मविश्वास के साथ। ठीक है साथियों, तो हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। कोई संख्या है x, उस संख्या का 75% अर्थात 75 डिवाइड बाई 100। ठीक है साथियों, अब इस क्वेश्चन में 75 जोड़ते हैं तो वापस वही संख्या आती है और वो संख्या क्या मानी है हमने, x मानी है। अब बड़ा ही एक छोटा सा एक इक्वेशन बन गया और इस इक्वेशन को हम हल करके आंसर प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है साथियों, हमें पता है 75 में 25 का भाग 3 बार जाता है, इसमें आपका 4 बार जाता है। ठीक है साथियों, तो ये आपका आ रहे हैं 3/4 प्लस 75 बराबर x। ठीक है साथियों, अब इस x के पद को हम उधर लेके जाएंगे, 75 बराबर x माइनस 3/4 x। तो यहां पर इस 3/4 को हम पूरे 1 में से घटाएंगे तो आपका बचेगा 1/4 हिस्सा। ठीक है साथियों, तो 1/4 x बराबर 75। ठीक है साथियों, x बराबर 4 गुणा 75 और ये आपके आने वाले हैं 300। बड़े ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। एक छोटा सा कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। जो आपका परसेंटेज वाला कंसेप्ट था उसी से हमने हल किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,30,900 क्या है 10 है। यदि गत वर्षों में क्रमशः 6% वृद्धि, फिर हो रही है 5% की कमी, फिर हो रही है 4% की वृद्धि, तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या थी। ठीक है साथियों, तो मान लेते हैं 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या हो गई, एक्स हो गई। ठीक है साथियों, एक्स हो गई। तो सबसे पहले तो क्या हुई, सबसे पहले तो हुई 6% की वृद्धि, अर्थात 100 के ऊपर कितने हो गए 106, अर्थात जनसंख्या वृद्धि हुई है। दूसरे वर्ष किसी कारणवश डेथ काफी ज्यादा हुई, मान लेते हैं कि कोई बीमारी आ गई होगी या कोई ऐसी कोई महामारी आई होगी जिसकी वजह से वहां पर जनसंख्या में गिरावट देखने को मिला, और वो कितना हुआ आपके 5% की कमी, अर्थात 100 के ऊपर कितने लोगों की, कितने लोग बचे 95। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या किया हमने, आपका 5% की कमी दर्शाई है। ये कौन सा कंसेप्ट है साथियों, आपका आपका जो आपको याद होगा हमने किया था चक्रवर्ती ब्याज में, हम कर रहे थे अगर दर आपकी धनात्मक होती है तो प्लस, और इसमें हम भाग देते हैं 100 का, यहाँ पर रेट, और ऊपर आता है आपका समय। ठीक है, यहाँ पर समय हमें 1-1 साल का है, तो समय का मान हम 1-1 ले रहे हैं, और यहाँ पर दर है वो अगर हम ले रहे हैं प्लस और माइनस, कमी है तो होती है तो हम लेते हैं माइनस, आपकी वृद्धि होती है तो प्लस, वो वाला कंसेप्ट हम यहाँ से यूज कर रहे हैं, और वो आ रहा है आपके 100 प्लस माइनस आर डिवाइड बाई 100, और इसके गुणा में होता है आपका मूलधन। ठीक है साथियों, जो आपकी मूल जनसंख्या है, उसी कंसेप्ट को हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तीसरे वर्ष में आपकी जनसंख्या हो रही है वो 5% की वृद्धि हो रही है, 4% की वृद्धि हो रही है। उसके पश्चात 3 वर्ष के बाद में आपकी जनसंख्या हो जा रही है 1,30,910 रुपए। अब हमारे पास एक इक्वेशन प्राप्त हो चुकी है, और हमें प्राप्त करना है x की वैल्यू। ठीक है साथियों, हमें पता है कोई संख्या अगर भाग में होती है तो बराबर के जब दूसरे तरफ जाती है तो समीकरण को संतुलन में रखने के लिए जो भाग वाली संख्या है वो आपकी गुणा में जाती है, और जो गुणा वाली संख्या है वो भाग में जाने वाली है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आपका सबसे पहले है 106, फिर है 95, फिर है आपका 104। ठीक है साथियों, सबसे पहली संख्या में हम भाग दे देते हैं 2 का, तो इसमें भाग जाने वाला है, इसमें भाग जाता है 13 का, भाग जाता है 8 बार, इसमें भी हम 13 का दे देते हैं, 13 एकम 13, फिर 0 आ रहा है, 0 में जाएगा नहीं, 9 में जाएगा नहीं, 91 में आपका जा रहा है 7 टाइम। ठीक है साथियों, फिर आपका 0, इस प्रकार से हम हल कर लेंगे। अब इसमें हम भाग देते हैं 2 का, भाग देंगे तो यहाँ पर आएंगे 5, यहाँ पर आएंगे 3, यहाँ पर आएंगे 5। ठीक है साथियों, फिर हम इसमें भाग दे सकते हैं 5 और 3 8, 8 और 3 आपके आ रहे हैं 12, 13। इसमें हम 5 का भाग दे सकते हैं, 5 का भाग इसमें जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पे जा रहे हैं 5 9 45, 19 टाइम, यहाँ पे 5 का भाग दे देते हैं 5 1 0 7। ठीक है साथियों, अब हम इसमें भाग दे सकते हैं 19 का, 19 का भाग देते हैं, 19 का 100 में भाग जाता है 5 बार, फिर शेष पल बचे आपके 5, 57 में जाता है 3 बार, 53 से 53 कट चुके हैं। अब आपके प्राप्त हुए हैं 3 टाइम 100, 100 गुणा 100 गुणा 100। बड़े आसानी से इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को हम धीरे धीरे हल करेंगे। इसमें आपकी जो कैलकुलेशन में आपकी प्रॉब्लम आपका गलत होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम इसको थोड़ा धीरे धीरे हल करेंगे। ठीक है साथियों, यहाँ से आ रहे हैं 50, यहाँ आ रहे हैं 4, यहाँ से फिर से आ रहे हैं 50, यहाँ आ रहे हैं 2, यहाँ आ रहे हैं फिर से 50, 5 की घात 3 का मान होता है आपके 125, फिर आपके आ रहे हैं 3 0।
तो 1,25,000 हमारे पास आंसर प्राप्त हो रहे हैं। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी थी, इसमें थोड़ा सा आप धीरे से करना, एक बार फिर से चेक करना कहीं आपका आंसर गलत नहीं हो जाए। फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 600 का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 का 2 वर्ष, यहाँ पर दर समान है और समय आपके कुल हो गया 4 और 6 वर्ष। तो ये क्वेश्चन समझने की जितनी देरी है, क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको घुमाया हुआ है, बात आपकी वही है। इसने तो कुल 6 वर्ष एक जगह ना लिखकर उसको टुकड़ों में लिखा है, 4 और 2 वर्षों के टुकड़ों में लिखा है। ठीक है साथियों, और दर हमसे पूछी है। ठीक है, और आपको कुल आपका जो ब्याज है, साधारण ब्याज है, वो दिया हुआ है 180। बार बार वही कंसेप्ट आ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है साथियों, दोनों 6 आपके इधर आके किस में जाएंगे, भाग में जाएंगे। 18 में 6 का भाग गया 3 बार, फिर से 6 का भाग गया 5 बार, तो दर आपकी हो गई 5%। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़े आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है साथियों, 5,000 है। यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की क्या हो, कमी हो, तो 2 वर्ष बाद में नगर की जनसंख्या कितनी होगी। अभी कुछ ही समय पहले हमने चक्रवर्ती ब्याज वाले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को किया है। आज आपकी जनसंख्या है वो 5,000 है, तो आपके अगले वर्ष क्या हो रही है, 10% की कमी हो रही है। तो कमी होती है तो हम क्या करते हैं, 100 में से घटाते हैं। ठीक है साथियों, फिर से अगले वर्ष 10% की क्या होगी, कमी होगी। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को 2 वर्षों की कमी के साथ कैलकुलेशन करके इसको हल कर लेंगे। ठीक है साथियों, आपके आंसर आएंगे 50 गुणा 9 गुणा 9। 9 को 9 से गुणा करते हैं तो आपका आता है 81, और 81 को हम 5 से गुणा करते हैं तो आपका आता है 4050। ठीक है साथियों, इस प्रकार से एक छोटा सा कंसेप्ट का क्वेश्चन था। हमने बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बार बार आपका वही कंसेप्ट का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको यहाँ से समझना होगा कि ये कंसेप्ट का क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है, जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन है आपका अनुपात का क्वेश्चन है। देखिए साथियों, अगर 16:25 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। ठीक है साथियों, अनुपात कितना है आपका, 16:25 है, तो आपका हो गया 16:25। इस अनुपात में हम क्या जोड़े, तो हमें कुछ भी चीज जोड़नी है तो हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ जोड़ना होगा। ठीक है साथियों, इस अनुपात में हम क्या जोड़े कि जो अनुपात है आपका 2:3 में बदल जाए। क्या हुआ साथियों, 2:3 में बदल जाए। इन दोनों में एक ही संख्या जोड़ने के पश्चात ये अनुपात है वो 2:3 में बदल जाएगा। क्या होगा साथियों, बदल जाएगा। अब हम इस कैलकुलेशन को बड़े ही आसानी से हल कर लेंगे। तो 3 गुणा 16 प्लस x बराबर 2 गुणा 25 प्लस x। 16 को 3 से गुणा करते हैं तो 48, और 3 को x से करते हैं तो 3x। इसी प्रकार 50 को 2 से गुणा करते हैं तो 25 को 2 से गुणा करते हैं 50, x को 2 से गुणा करते हैं 2x। अब चर पदों को और अचर पदों को हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग एक आपके बराबर के दोनों तरफ हम इसको हल कर लेंगे, और यहाँ से प्राप्त हो रहा है आपके x बराबर 2। यहाँ से x का मान हमें प्राप्त हो चुका है। जो अनुपात है, जो संख्या जोड़ी गई है, वो जोड़ी गई संख्या है वो 2 है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एक पाइप का 3/10 भाग किस में है, कीचड़ में है। किस में है साथियों, कीचड़ में है। मान लेते हैं पाइप की कुल लंबाई कितनी है, x है। कितनी है, x है। तो इस x का 3/10 भाग किस में हो गया, कीचड़ में। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। इसका 3/5 भाग है, अर्थात 3/5 x भाग हो गया किसमें, आपका पानी में। शेष तो कुछ जो कुल भाग का जो शेष भाग है, अर्थात 3/5 x माइनस 3/10 x, जो शेष भाग है वो कहाँ है, आपके शेष भाग जो कि है 5 मीटर। ठीक है साथियों, इसके बराबर क्या होने वाला है, 5 मीटर। वो कहां पर है, आपके पानी की सतह के ऊपर है, बाहर है।
ठीक है साथियों। तो यहाँ से हम अक्स की वैल्यू निकालेंगे और पाइप की कुल लंबाई है वो अक्स के रूप में, पाइप की कुल लंबाई हमने क्या मानी है, अक्स, और हमें क्या चाहिए, अक्स का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे सबके गुणा में अक्स है तो अक्स को हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ से इस क्वेश्चन को हम एलसीएम लेकर हल करने वाले हैं। तो 10 माइनस 3 गुणा 10 में 5 का भाग देते हैं तो आपका 2 माइनस 3, 10 में 10 का भाग देते हैं तो 1। ठीक है साथियों। अब हम इसको हल करने वाले हैं। तो अक्स बराबर 10 में से 6 गए और इसमें से कम हो गए 3 बटे 10 बराबर 5। तो अक्स बराबर 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गए 1 बटे 10 बराबर 5। तो अक्स बराबर 5 गुणा 10, अर्थात पाइप की जो कुल लंबाई है वो है 50 मीटर। क्या है साथियों, 50 मीटर। ये मीटर का पता हमें यहाँ से चल रहा है, तो अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो पाइप है वो कितना हो गया, 50 मीटर। ठीक है साथियों, छोटा सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा को कितना बढ़ा दिया जाए, 50%। ठीक है साथियों, मान लेते हैं ये अपना कोई एक वर्ग है। अब इस वर्ग की भुजा है वो हम क्या कर रहे हैं, 50% बढ़ा रहे हैं। तो नया वर्ग हो गया आपका ये, यहां से आपके नया वर्ग हमें प्राप्त हो चुका है। मान लेते हैं इस वर्ग की जो भुजा है वो हम कोई संख्या के रूप में मान सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी मान सकते हैं। मान लेते हैं इस वर्ग की भुजा हम मान के चलते हैं 100 है। ठीक है साथियों, अब इस वर्ग की भुजा होगी वो इससे 50% अधिक होगी। तो 100 का जो हम सबसे पहले 50% निकालेंगे तो वो होगा आपका 50, अर्थात आपकी नए वर्ग की भुजा होने वाली है 100 प्लस 50 अर्थात 150। ठीक है साथियों, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है साथियों, तो क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि की हम बात करें तो 100 का वर्ग आपका जो क्षेत्रफल होगा ये होगा आपका, ठीक है साथियों, 10,000। इसी प्रकार से 15 का वर्ग हम जानते हैं 225 होता है और इसका वर्ग होने वाला है 2,25,000। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन आपके लिए काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो 10 का वर्ग हो आपके पास हो गया 100 और 15 का वर्ग हो गया आपके पास 225। ठीक है साथियों, तो पहले आपका कुल क्षेत्रफल को हम 100% मानते हुए अब आपका क्षेत्रफल हो गया 225%। तो दोनों का अंतर हम निकाले और जब हमें वर्दी निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, अंतर निकालना होगा। ठीक है साथियों, तो दोनों का अंतर निकाला तो हमारे पास आए 125%। ठीक है साथियों, तो होने वाली जो वर्दी है वो आ गई आपके 125%। कुछ नहीं करना था हमें साथियों, कुल इसके जो पहले वाला वर्ग था जो स्क्वायर था उसके क्षेत्रफल को हमें 100% मानते हुए निकालने वाली वर्दी है वो हमें चाहिए थी। तो हमने इसको 10 मान लिया, इसको 15 मान लिया। 10 और 15 कैसे माना है, क्योंकि आपकी वर्दी है वो कितनी हो रही है साथियों, 50% हो रही है। तो 10 का 50% हम निकालेंगे तो वो हो रहा है आपके 5। ठीक है साथियों, तो अगले वर्ग की जो वर्दी होगी तो 10 प्लस 5 बराबर 15। ठीक है साथियों, उसकी भुजा में क्या हुआ, 50% की वर्दी हो गई। तो उसके क्षेत्रफल में अर्थात 10 का वर्ग आपके 100 हुआ और 15 का वर्ग आपके 225 हुआ। तो क्षेत्रफल में होने वाली वर्दी है वो आपके यहाँ से निकल के आ गई आपके 125%। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक धन के साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने का कितना हो चुका है, 1/41 हो चुका है। कितना हो चुका है साथियों, 1/41 हो चुका है।
बार बार वही कंसेप्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। आप इसको एक बार हल कीजिए। वही आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, वही क्वेश्चन है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। वही कंसेप्ट के क्वेश्चन आपके प्रतिशतता और आपके लाभ और हानि में भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है साथियों, अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आपका जो ब्याज है, मूलधन है, वो है P, और आपकी जो दर है वो आपको पूछ रहा है, अर्थात रेट हमें निकालनी है, और समय है वो आपका है 1/4 वर्ष। तो इसमें भाग देंगे 100 का, और होने वाला जो वृद्धि है वो हो रही है आपकी कुल, आपका जो आपका कुल जो मूलधन है वो ब्याज को जोड़ने के पश्चात, उनमें जो जुड़ने वाला कुल मूलधन है वो ब्याज लगने के पश्चात हो चुका है आपका कुल मूलधन का 41/40 भाग हो चुका है। अर्थात अपने पास जो ब्याज होगा वो निकल के आएगा, कुल जो आपका मूलधन है, ब्याज के पश्चात आपका जो मूलधन है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना होगा, तभी हमारे पास क्या आएगा, ब्याज आएगा। ठीक है साथियों, तो 41/40 P माइनस P। ठीक है साथियों, यहां से हम इसे हल करने वाले हैं। P गुणा R/100 गुणा 40 बराबर, P को हम बाहर ले लेते हैं, 41/40 माइनस 1। ठीक है साथियों, यहां से P कैंसिल हो चुका है। R बराबर, इधर आपका जो भाग में है वो इधर आके आपके हो चुके हैं गुणा में। इसको हम हल करें तो आ रहा है आपका एलसीएम 40, 41 माइनस 40। ठीक है साथियों, यहाँ से 40 में 4 का भाग देते हैं तो 10, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल हो चुका है। तो 10 गुणा 41 में से 40 गए तो आपका आया 1, अर्थात आपका आंसर प्राप्त हो रहा है आपको यहाँ से 10%। ठीक है साथियों, यहाँ से हम बड़ा ही छोटे से कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को हम बार बार वही कंसेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर से आपका वही चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ चुका है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्ष में कितने हो जाने वाले हैं, 2420। वही क्वेश्चन है। आपका जो मूलधन है वो हो चुका है आपका 2000, गुणा आपकी दर है वो हो चुकी है 10%, अर्थात 110/100, और इसका जो समय है वो इसके पावर में आता है, बराबर कितने वर्ष में आपका 2420 हो जाने वाला है। ठीक है साथियों, ये गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, 1 0 से 1 0 कट चुका है, 11/10 की पावर t बराबर 2420/2000। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो चुका है। इसको अगर हम काटते हैं 2 से तो ये आने वाला है 1 to 1 डिवाइड बाई 100। हमें पता है 121 और 10 है, इनकी जो पावर है वो 100 और 121 आती है। ठीक है साथियों, यहाँ से इनकी घातों की अगर हम तुलना करें तो t बराबर आपके आ रहा है 2 वर्ष। यहाँ पर आपके एक साथ दो कंसेप्ट को आपको यहाँ पे यूज में लेना है। पहला है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का और दूसरा है आपके घातांकों के नियम का, जो कि आपकी पूर्व की क्लासों में हो चुका है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो। क्या हो साथियों, 7 वस्तुओं का आपका जो विक्रय मूल्य है वो 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, अर्थात जिस मूल्य के जब हम 6 वस्तुओं को खरीदते हैं तो हमें क्या हो रहा है, एक वस्तु के बराबर हमें फायदा हो रहा है। ठीक है साथियों, आगे हम देखते हैं तो कितने प्रतिशत हानि हो रही है। तो ग्राहक ने, दुकानदार ने जिस मूल्य के ऊपर सामग्री खरीदी है उससे कम मूल्य के ऊपर बेच रहा है, और वो आपकी कितना है, 7 मूल्यों को क्या कर रहा है, विक्रय कर रहा है और 6 वस्तुओं को खरीद रहा है, अर्थात 7 वस्तुओं को बेचने पर उसे एक वस्तु के बराबर क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। ठीक है साथियों, हानि हो रही है। इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत हानि हमें पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। 10 में 7 का भाग आपके जाता है एक बार, शेष पल बचा 3, आगे संख्या
0, तो 30 में आपका 7 का भाग 4, शेषफल बचा आपका 2 और आपका हर है आपका 7। ठीक है साथियों, यहाँ से हम बड़े ही आसानी से एक छोटे से कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को हम इजीली हल कर लेते हैं। मात्र 20 सेकंड का ये प्रश्न है, परंतु आपको ये कंसेप्ट दिमाग में सेट होने चाहिए। तो आप इन कंसेप्ट को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि आपके जब तक आपसे अपने दिमाग में ये कंसेप्ट सेव नहीं करोगे तब तक आप उस एग्जाम में ये क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे, और जब क्वेश्चन जल्दी नहीं कर पाओगे तो आपके ऊपर प्रेशर आने वाला है। उस प्रेशर को हल आपको कम करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी और इन कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है साथियों, कंसेप्ट आपके तभी ध्यान में रहेंगे जब आप एक कंसेप्ट को पता चलने के बाद उस कंसेप्ट के कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन अपन बार बार कर लेते हो, तो आपको वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आने वाला है। अब आपका अंतिम समय है, तो आप बहुत ज्यादा समय इसमें लगा नहीं सकते, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक कंसेप्ट के 5-6% करने हैं और अपने आपके जो आत्मविश्वास है उसको बनाए रखना है। ठीक है साथियों, और इसी के साथ आप कुछ प्रैक्टिस पेपर को बार बार हल करते रहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, 20 रुपए के नोट है, 10 रुपए के नोट है और 5 रुपए के नोट है। ठीक है, उनके अनुपात है वो कितने हो गए साथियों, 3, 4 और 5। ठीक है साथियों, तो इनके अनुपात है तो मैं मान के चलता हूं कि 20 रुपए के नोट 3x है, 10 रुपए के नोट 4x है और 5 रुपए के नोट 5x है। क्योंकि ये सभी राशि अनुपात में है तो इनको मैंने क्या किया, कुल नोटों की संख्या मैंने निकाल ली। ठीक है साथियों, यदि थैले में कितने रुपए हैं, आपके 1000 रुपए, अर्थात जो 20 रुपए के कुल रुपए होने वाले हैं, 20 रुपए के नोटों वाले कुल रुपए हमारे पास प्राप्त होंगे 20 गुणा 3x। ठीक है साथियों, जैसे मैं बोलूं कि 20 रुपए के मेरे पास 5 नोट है, तो मेरे पास कुल कितने पैसे होंगे, तो मैं निकालूंगा 5 गुणा 20 बराबर 100। इस प्रकार से मैं क्या करूंगा, 20 रुपए के नोटों की कुल आपके जो पैसे हैं वो इस प्रकार से निकाल लूंगा। तो वही कंसेप्ट से मैंने यहाँ पर 20 को उसके कुल नोटों से गुणा किया, तो हमारे पास 20 रुपए के नोटों के कुल आपके पैसे आपके निकल के आ गए। इसी प्रकार से मैं 10 रुपए के कुल पैसों की बात संख्या निकालूं तो आपके आने वाली है 10 गुणा 4x, इसी प्रकार से 5 गुणा 5x, और वो आपके कुल पैसे होने वाले हैं 1000 के बराबर। ठीक है साथियों, अब मैं यहाँ से x का मान निकालूंगा और हमें चाहिए 5 रुपए के नोट। ठीक है साथियों, फिर यहाँ से x के 5 को x से गुणा करके 5 रुपए के नोटों की संख्या आराम से निकाल लूंगा। ठीक है साथियों, अब मैं हल करेंगे। 20 को 3 से गुणा करते हैं तो 60x, और 10 को 4 से गुणा करते हैं तो 40x, 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25x। ठीक है साथियों, यहाँ से 60 और 40 100, 100 और 25 आपके पास होने वाले हैं 125 से, x बराबर आपके हैं 1000 रुपए। तो यहाँ से ये गुणा में जो संख्या है वो आपके बराबर के उस तरफ जाने पर जाएगी भाग में, तो 1000 में हम भाग देंगे 125 का, तो x बराबर आपके पास प्राप्त होने वाला है 25 का हम भाग देते हैं 5 बार जाएगा, 100 में 25 का भाग 4 बार जाता है, तो 40 में हम 5 का भाग देंगे 8 बार। ठीक है साथियों, तो यहाँ से हम आंसर प्राप्त कर चुके हैं। x का मान आपके आ रहे हैं 8, और हमें चाहिए 5 रुपए के नोट। 5 रुपए के कुल नोट है आपके 5x, तो x के मान हम यहाँ रखेंगे तो 5 गुणा 8 बराबर 40, अर्थात 5 रुपए के जो कुल नोट है वो कितने हैं, 40। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 पेन बेचने पर दुकानदार को 10 पेन बेचने के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है साथियों, 50 पेन बेचने पर जो हानि हो रही है वो है कितनी, 10। ठीक है साथियों, तो 100 पेन बेचने पर कितनी हानि होगी आपके, 20 रुपए की। ठीक है साथियों, जो आपका हानि प्रतिशत होगा वो होगा 20%। ठीक है साथियों, यहाँ से देखते ही इस क्वेश्चन को हमें हल करने की, हमें तो इस क्वेश्चन में पेन को रखने की भी आवश्यकता नहीं थी, देखते ही ये क्वेश्चन हम निकाल सकते थे। 50 पेन बेचने पर 10 पेन खराब हो रहे हैं, तो 100 पेन बेचने पर 20 पेन खराब होंगे, तो प्रतिशत वो निकालते हैं वो 100 के कंपेरिजन में लेकर ही निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम 100 में से 20 पेन खराब हो रहे हैं, तो प्रतिशत आपका 20 हो चुका है।
नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपए का ऋण लेता है। ठीक है, शंकर एक मशीन खरीदने के लिए कितना ऋण लेता है? 25,000 लेता है। वह 1 वर्ष 6 माह बाद वो कितना वार्षिक जो दर है वो कितनी है? 12% है। ठीक है साथियों, दर से वो कितना धन लौटाएगा जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। ठीक है साथियों, ये संयोजित वर्ड है वो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। संयोजित का तात्पर्य हो गया कि उसको अब ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना होगा। ठीक है साथियों, तो 25,000 रुपये उसका कुल मूलधन है, 25,000 रुपये के वो दर है वो कितनी होने वाली है? पहले वर्ष आपकी वह दर हो गई आपकी 12%, तो 112/100। फिर नेक्स्ट 6 महीने की जो दर है आपके जो एक महीने में, एक साल में आपके 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों की दर है वो 12% है, तो 6 महीनों की जो दर है वो आपकी 6% होने वाली है। तो हम इसको गुणा करेंगे 106/100 से। ठीक है साथियों, तो यहाँ से बड़े आसान से इस क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। ठीक है साथियों, इसको हम हल करने वाले हैं। 5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो आपके आ रहे हैं 10, आपका शेषफल बच रहा है 1। ठीक है साथियों, 11 को हम 5 से गुणा कर रहे हैं 55 और 1 56। फिर आपके गुणा करने वाले 106 से डिवाइड बाई आपके 2, इनको हम काट सकते हैं, वो आ रहे हैं आपके 280। ठीक है साथियों, 280 को हम गुणा करेंगे 106 से, तो आपका इकाई का अंक होना चाहिए 0, सभी में है आपका। फिर इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। 28 को हम 6 बार पाड़ा बोलते हैं, तो इकाई का अंक आ रहा है आपके 8। यहां से आप इनको गुणा करोगे ठीक है साथियों, 8 को हम 6 से गुणा करेंगे 48, 8 को 1 से करेंगे 8, 6 को 2 से करेंगे 1 2 2, आपके आ रहे हैं 0 6 9 2। इस प्रकार से आपके आंसर आ रहे हैं 29,680। ठीक है साथियों, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है। हमें बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड था संयोजित। संयोजित से आपका जो क्वेश्चन है वो ब्याज आपका संयोजित हो रहा है, अर्थात आपका यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा होगा? आपके चक्रवर्ती ब्याज का होने वाला है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन होगा वो है, राजन ने 2 छत के पंखे खरीदे हैं, वो कितने रुपए के हैं? 2500 रुपए का एक पंखा है। उस पंखे के ऊपर, पहले पंखे के ऊपर कितना उसने लाभ कमाया है? 115/100, 15% उसने क्या किया है? लाभ कमाया है। ठीक है साथियों, 2 जीरो से 2 जीरो कट चुके हैं। 115 को 25 से गुणा करेंगे, 25 को 5 से करते हैं 125, आपके जो हासिल है वो 12। ठीक है साथियों, 25 को 1 से करते हैं 25 और 12 आपके होने वाले हैं 37। ठीक है साथियों, हासिल बच गई आपकी 3। 25 को 1 से गुणा करेंगे 25 और 3 आपके हो गए आपको 2875। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपका दूसरा पंखा है, उसके ऊपर आपके राजन है, उन्होंने 8% की हानि उनको हुई है, अर्थात 100 में से 8 गए 92 और उसमें डिवाइड जा रहा है 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कट चुके हैं। 25 को हम किससे गुणे करने वाले हैं? 92 से। ठीक है साथियों, तो 25 को 2 से गुणा करेंगे 50 और 25 को 9 से गुणा करेंगे 225, 225 और 5 230। ठीक है साथियों, इस प्रकार से दूसरा पंखा आपके आ रहा है 2300 रुपए का। अब राजन को दोनों पंखों को मिला के प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसकी बात हम कर सकते हैं। दोनों पंखे मिला के आ रहे हैं 5000 रुपए के, अर्थात उनका जो क्रय मूल्य है 5000 है और उनका जो विक्रय मूल्य है वो हो रहा है जो विक्रय मूल्य है वो हो रहा है आपके, दोनों को हम जोड़ देते हैं। 5 को 0 से जोड़ेंगे 5, 7 और 0 7, 8 और 3 11, 1 बच गया, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है साथियों, तो विक्रय मूल्य माइनस, तो लाभ आपका होने वाला है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस आपका क्रय मूल्य। ठीक है साथियों, तो वो होगा आपके 5175 माइनस 5000 बराबर 175। ठीक है साथियों, तो आपके राजन को
5,000 रुपए के ऊपर 175 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है साथियों, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो चुके हैं। 175 में हम 50 का भाग देंगे। जब 175 में 5 का भाग देते हैं तो आपके आते हैं 3 और 5। ठीक है साथियों, फिर इसमें हम 10 का भाग देंगे तो आने वाले हैं 3.5%। इस प्रकार से इस क्वेश्चन की जो प्रतिशतता है वो हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। एक पंखे के ऊपर इनको 15% लाभ हो रहा है, दूसरे पंखे के ऊपर इनको 8% हानि हो रही है, तो इनकी प्रतिशत कुल प्रतिशत होने वाला है वो हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हल करना चाहते हैं तो 15% लाभ माइनस 8% हानि आपके आ रहे हैं 7, 2 पंखे हैं तो डिवाइड बाई 2। इस प्रकार से हम 3.5% डायरेक्ट लाभ भी निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गांव को 8 दिन में स्वच्छ करते हैं। कितने साथियों, 20 स्वयंसेवक कितने दिन में हल साफ करते हैं, 8 दिन में। जो 20 लोग हैं वो 8 दिन में क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो एक व्यक्ति को साफ करने में लगा समय आएगा वो आपके 20 गुणा 8 अर्थात आपके 160 दिन। ठीक है साथियों, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि गांव को कितने दिन में साफ करना है, 5 दिन में साफ करना है। कितने दिन में साफ करना है साथियों, 5 दिन में साफ करना है। तो इसमें भाग देंगे किसका, हम 5 दिन में। ठीक है साथियों, इसको हल करेंगे। 16 में 5 का भाग जाता है 3 बार, 1 से एसपल बचा। 10 में 5 का भाग जाता है 2 बार। तो जब 32 व्यक्ति एक साथ काम करेंगे तो वो कार्य कितने दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। तो यहाँ से हम बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आपका अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, वो है पार्थकार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर जाने के लिए वो एक गाड़ी ले रहा है और वो गाड़ी औसत चाल से चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। ठीक है साथियों, कितनी दर से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। तो वो गाड़ी 2 घंटे में चलेगी 120 किलोमीटर, 3 घंटे में चलेगी आपकी 180 किलोमीटर। इसी प्रकार से वो गाड़ी 6 घंटे में कितना चलेगी, तो 6 गुणा 60 बराबर 360 किलोमीटर। ठीक है साथियों, तो आपकी झुंझुनू से जोधपुर की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 360 किलोमीटर। ठीक है साथियों, अब वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रही होगी कि उसे जो लगने वाला समय है वो 4 सही 1/2 घंटे लग रहे हैं। अर्थात 4 सही 1/2 बराबर 4 को 2 से गुणा करेंगे 9, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 और 1 आपके हो गए 9/2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है साथियों, कि उसे कितनी तेज गति से चलना होगा कि उसे समय है वो मात्र 9/2 घंटे लगे। तो कुल समय आपका जो होता है तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है साथियों, तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, दूरी आपकी 360 किलोमीटर है, समय आपका 9/2 घंटे है। ठीक है साथियों, ये 2 आपका इसमें है तो ऊपर आके गुणा में, तो 360 गुणा 2/9। ठीक है साथियों, 36 में आपका 9 का भाग 4 बार जा रहा है, गुणा 2 बराबर 80 किलोमीटर पर हावर की उसे स्पीड से चलना होगा, तभी वो आपके 4.5 घंटे में आपके झुंझुनू पहुंच सकता है। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कंसेप्ट के क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास आपके जो तैयारी है उसमें बहुत हेल्पफुल रही होगी। क्लब क्लासेज हमेशा आपके साथ खड़ी हुई है, जब भी आपको जरूरत होगी क्लब क्लासेज आप हमेशा आपको आपके साथ खड़ी हुई मिलेगी। आप अपनी सफलता के इस मार्ग में क्लब क्लासेज का सहयोग पूर्ण रूप से ले सकते हैं। इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एग्जाम में किस प्रकार से उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।